नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। सर, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आप समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, आप 5 साल सरकार में मंत्री रहे। अब आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की हिमायती नहीं है, उसने पिछड़ों के लिए काम नहीं किया। क्या ऐसी कमियां देखते हैं आप? त्रिपाठी जी, राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में मुझे कट अनुभव हुआ, वो निर्णय लेने के लिए मुझे विवश किया। मोदी जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी में गया क्यों था? क्योंकि बेसिकली मैं तो अम्बेडकर विचारधारा को हूं, बहुजन समाज पार्टी में लंबे अर्से तक रहा हूं और वैचारिक मतभेद हुआ था तब जब सुश्री बहन मानवर कांशीराम जी के मूलभूत नारे कि जिसकी जितनी संख्यावारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को बदल करके जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला दिया और जिसके आधार पर समाज के अंतिम पायदान के लोग अपने आप वंचित होने लगे। पुनर्विचार के लिए मैंने वार्ता किया, एक बार नहीं 3 बार किया, बात नहीं बनी तो मैंने साथ छोड़ने का निर्णय लिया। और उसमें मोदी जी की एक लाइन मुझे याद थी, जब सार्वजनिक सभाओं में कहा करते थे कि लोग मुझे नीच कहते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जाति में पैदा हुआ हूं। मैंने सोचा था कि मोदी जी का यह दर्द शायद गरीबों का दर्द इनके दिल में हो। इनका नारा और इनकी ये बात सुन करके मैं भारतीय जनता पार्टी को उचित प्लेटफॉर्म समझ करके वहां गया था। लेकिन मैंने सरकार में देखा कि अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने पीड़ित लोगों के प्रतिवेदन पर संज्ञान में लिया, परीक्षण भी किया, अपनी टिप्पणी लिखकर के मुख्यमंत्री को भेजी भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती किया कर देना भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत है और आरक्षण का खुला उल्लंघन। अतः अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार करते हुए आरक्षित पदों के सापेक्ष आरक्षित वर्ग के लोगों की भर्ती की जाए। तब आपने ये बात उठाई थी पार्टी में? हाँ, पार्टी में भी उठाई थी, मैंने पत्र भी लिखा था पीड़ित लोगों की बात को लेकर के, और पत्र भी लिखा था। और एक प्रकरण इन्होंने स्वीकारा कि नहीं 19,000 के सापेक्ष सामान्य वर्ग की भर्ती नहीं हुई, बल्कि 6,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती हुई। जिसको स्वीकारा उसमें भी एक तैनाती नहीं की है। एक प्रकरण। दूसरा मुद्दा, 6 महीने पहले कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया, बिना आवेदन मांगे, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, एक लाइन का प्रस्ताव कि चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों की तैनाती कर दिया जाए सभी मेडिकल कॉलेजों में। उस पर कैबिनेट में मैं कड़ा प्रतिवाद किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस प्रतिवाद पर मेरा साथ भी दिया। अपर मुख्य सचिव जो प्रस्ताव लाया था उसको डांट भी पिलाई, लेकिन इस प्रस्ताव को स्थगित नहीं किया। नतीजा हुआ, उस प्रस्ताव के आधार पर पिछले 6 महीने से सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, प्रवक्ता, मतलब एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, सारी तैनाती एक वर्ग विशेष के लोगों कर दी। तीसरी चीज, हमेशा बैकलॉग की भर्तियां कोटा पूरा करने के लिए किया जाता था। अनुसूचित जाति का कोटा अगर फुलफिल नहीं है तो बैकलॉग की भर्ती होती थी, या पिछड़े वर्ग का कोटा पूरा नहीं है तो आरक्षित वर्ग की भर्ती की, पिछड़े वर्ग की बैकलॉग भर्ती की जाती थी। इन्होंने एक नया फार्मूला निकाल दिया। अभी पीजीआई में 55 पदों के सापेक्ष सामान्य वर्ग को लोगों की बैकलॉग भर्ती कर रहे हैं, जो संविधान में कोई व्यवस्था ही नहीं है। और एक तरफ दुहाई देते हैं हिंदू की। तो मैं इनसे केवल यही पूछना चाहता हूं, और पहले भी कहा, मैं केंद्रीय नेतृत्व को भी कहा,
राष्ट्रीय नेतृत्व की यहाँ कैबिनेट में भी कहा था, आखिर इस आरक्षण के साथ घालमेल क्यों। और फिर इनसे हमारा ये सवाल है कि आप एक तरफ हिंदू की दुहाई देते हो, तो क्या 24% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है? अगर ये हिंदू नहीं है तो क्या जिसको आप आरक्षित पदों के सापेक्ष सामान्य लोगों को भर्ती कर रहे हो, क्या वो हिंदू है? लेकिन आप एक बात तो मानेंगे, कि इस सरकार में, भाजपा की सरकार में, एक तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है और दूसरी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। ये तो उनकी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के नाक के बाल के नीचे गोरखपुर में गगहा थाना है। 40 दिन के अंदर 7 हत्याएं हुई थी। 2 ब्राह्मण, 2 बनिया, 2 मौर्य और 1 महिला की सरकटी लाश। यशो और सीओ इसलिए नहीं हटाए गए कि वो मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के थे। 5वीं हत्या हुई थी, मैं स्वयं गया था और मैंने स्टेटमेंट भी दिया था, मीडिया में भी 1-2 बार चला, बाद में बंद करा दिया गया था। मैंने कहा था पूरे उत्तर प्रदेश में हो सकता है कानून का राज हो, लेकिन गोरखपुर और गगहा थाने में अभी भी गुंडा राज है। और मैं कैबिनेट का मंत्री, मेरे जाने पर भी सीओ नहीं हटाया गया, एसओ नहीं हटाया गया। मेरे आने के 1 हफ्ते बाद फिर 2 हत्या हो गई, 1 मौर्य 1 ब्राह्मण की, दोहरा हत्या हुई। तब जाकर के मुख्यमंत्री जी ने उस सीओ और एसओ को लाइन हाजिर किया और कोई कड़ा दंड नहीं दिया, लाइन हाजिर किया। यह कानून का राज है। अभी लखीमपुर खीरी, यह कानून का राज है, ये गुंडों पर लगाम है। अभी हाथरस की घटना, यह गुंडों पर लगाम है। और माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? उन्नाव की घटना, ये इनके कानून राज का नमूना है। और जहां तक रही बात माफिया इनको केवल एक वर्ग जात विषय में दिखाई पड़ता है। यहां माफिया के नाम पर इनकाउंटर कर रहे हैं और सैकड़ों मुकदमे का अपराधी पुलिस लाइन जौनपुर में क्रिकेट खेल रहा है। तो ये दोहरा चरित्र जो है, अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे, ये इनका जो दोहरा चरित्र है, आज पूरे उत्तर प्रदेश के सामने खुल गया है। लेकिन आप जो पिछड़ों की बात कहते हैं, प्रधानमंत्री खुद पिछड़े जात से आते हैं, केशव मौर्य डिप्टी सीएम है, लेकिन उनको आप बेचारा कहते हैं, ये क्यों है? इसलिए कि आपको याद होगा 2017 विधानसभा चुनाव तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में लड़ा गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उभारे गए। 3 नाम का पैनल चलता था कि फला फला मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें नंबर 1 पर केशव प्रसाद जी, नंबर 2 पर महेश शर्मा जी के नाम आता था, नंबर 3 पर दिनेश शर्मा जी के नाम आता था। जो 3 दावेदारों की सूची थी वो खारिज हो गई। पहले एक स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई गाजीपुर से, उसी दिन आकर के मिर्जापुर देवी के दर्शन करने चला गया। देवी दर्शन करते ही देवी जी नाराज हो गई। वहीं से उसको कैंसिल होने की सूचना मिल गई कि आप मत आना। दूसरा स्काई लैब चला गोरखपुर से, जो दूर दूर तक मुख्यमंत्री की दावेदारी में नहीं था। चुनाव प्रचार में उनका कहीं प्रदेश में योगदान भी नहीं था, केवल गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास जिलों में वो प्रचार करते थे। सीधे हो गए मुख्यमंत्री दावेदार, क्योंकि वो एक उच्च वर्ग से बिलोंग करते थे। केशव प्रसाद मौर्य इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बने कि वो पिछड़ी जाति पैदा हुए थे।